चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने भारत में ब्रिटिश राज की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। ये थे लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आए। आइए देखते हैं कि कैसे उनके सिर्फ 7 साल के कार्यकाल ने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल डाला। लॉर्ड वेलेस्ली को एक नाम बहुत पसंद था, बंगाल का शेर, और वो खुद को यही कहलवाते े। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके पूरे अंदाज को, उनके काम करने के तरीके को साफ साफ दिखाता था। मतलब आक्रामक, महत्वाकांक्षी और अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल क्लियर। तो सवाल ये है कि वेलेस्ली ने ब्रिटिश प्रभाव को इतनी तेजी से कैसे फैलाया। उनका सबसे बड़ा और सबसे कारगर हथियार थी एक पॉलिसी, जिसे हम इतिहास में सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानते हैं। तो ये सहायक संधि आखिर थी क्या? देखिए, कागज पर तो ये एक दोस्ती का हाथ था, एक तरह का सिक्योरिटी पैक्ट, लेकिन असल में ये भारतीय राज्यों की आज़ादी को धीरे धीरे खत्म करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। सोचिए, एक भारतीय राजा अब अपनी विदेश नीति खुद तय नहीं कर सकता, अपने पड़ोसियों से सीधे बात नहीं कर सकता, और अपनी ही हिफाजत के लिए अंग्रेजों को इतनी भारी रकम चुकाता था कि राज्य खुद ब खुद कंगाल हो जाए। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया वेलेस्ली का अपना था भी नहीं। भारत में इस सिस्टम का इस्तेमाल सबसे पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली ने तो बस इस फ्रांसीसी आइडिया को उठाया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक जबरदस्त हथियार बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉलिसी जमीन पर कैसे काम कर रही थी और कितनी तेजी से, कितने बड़े पैमाने पर पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। ये तो बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, एक के बाद एक। 1798 में हैदराबाद से शुरुआत हुई और फिर तो जैसे लाइन ही लग गई। मैसूर, तंजौर, अवध, और कुछ ही सालों के अंदर पेशवा, भोसले और सिंधिया जैसे बड़े बड़े मराठा सरदार भी इस संधि को मानने पर मजबूर हो गए। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, लिस्ट और भी लंबी है। जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर जैसे कई दूसरे राजपूत राज्यों ने भी ये संधि साइन कर ली। इससे अंदाजा लगता है कि वेलेस्ली का असर कितनी दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर किसी ने हार मान ली। इंदौर के होलकर, वो उस वक्त एक बड़ी ताकत थे, उन्होंने इस संधि को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, और ये उस दौर में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टैंड था। अब आते हैं उस दौर के सबसे बड़े एक्शन पर। वेलेस्ली की ये जो विस्तार वाली पॉलिसी थी, उसका सीधा टकराव हुआ दक्षिण भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन से। जी हां, हम बात कर रहे हैं चौथे एंग्लो मैसूर वॉर की। और 1799 में इस जंग का नतीजा आया, टीपू सुल्तान की हार हुई और वो मारे गए। ये वेलेस्ली के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। समझिए कि दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। तो लड़ाई और विस्तार से हटकर अब वेलेस्ली के एक दूसरे रूप को देखते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, क्योंकि साम्राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचे की भी जरूरत थी। इसी सोच के साथ साल 1800 में वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। इसका मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि जो नए सिविल सर्वेंट इंग्लैंड से आ रहे थे, उनको भारत की जमीनी हकीकत, यहाँ की भाषाएं और कल्चर सिखाना था, ताकि वो साम्राज्य को बेहतर तरीके से चला सकें। तो ब्रिटिश राज अपने अफसरों को तैयार करने के लिए एक डबल स्ट्रैटेजी अपना रहा था। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज था, जो अफसरों को भारत आने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता था, खासकर भाषाओं की। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के हैलीबरी में एक कॉलेज था, जो उन्हें भारत भेजने से पहले ही 2 साल की तगड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देता था। मतलब तैयारी में कोई कमी नहीं थी। तो कुल मिलाकर लॉर्ड वेलेस्ली की विरासत क्या थी, उनके कार्यकाल ने पीछे क्या छोड़ा, चलिए इससे समेटते हैं। और देखिए, कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। उनका वो नाम, बंगाल का शेर, ये नाम ही उनके पूरे काम को बयां कर देता है। उन्होंने ब्रिटिश ताकत को भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर एक सर्वोच्च शक्ति बना दिया, और इसकी नींव थी उनकी आक्रामक विस्तार की नीति। लेकिन वेलेस्ली की ये जो जंग वाली महंगी पॉलिसीज थीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी भारी पड़ रही थीं। इसीलिए 1805 में उन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। उनकी जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोबारा भेजा गया, ताकि वो शांति कायम कर सकें। हालांकि कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल बहुत छोटा रहा और भारत में ही उनकी मौत हो गई।
तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियों ने, खासकर उनकी सहायक संधि ने, भारत के भविष्य पर क्या और कैसा असर डाला। उनके इस आक्रामक दौर ने आने वाली सदियों के लिए भारत का नक्शा और उसकी किस्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बारे में सोचिएगा जरूर। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।